हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यह यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था। क्रेप्स मिशन के लेकर क्वेश्चन था। क्रेप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये बोला गया है संविधान सभा में जो व्यक्ति होंगे वो विधानसभा के साथ साथ रियासत जो थी, भारतीय रियासत थी उस टाइम, उनके नामित सदस्य होंगे। पहला कथन तो यह है कृषि मिशन के बारे में। दूसरा कथन क्या कह रहा है दोस्तों, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत नहीं होंगे होगा जो ऐसे बोला है इसको। दूसरे कथन में इसमें बोला गया है कि जो नया संविधान होगा उसमें बोला गया है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, क्रिप्स मिशन जो है जब आया तो उसमें ये बातें बोली गई, इसके बारे में आपसे पूछा है। पहला कथन तो दोस्तों गलत हो जाता है, क्योंकि पहला कथन इसमें गलत इसलिए हो जाता है, जब आप क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। ठीक है, दूसरे कथन को आप गौर से देखिए। दूसरा कथन कह रहा है कि नया जब संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा तो वो क्या है कि अलग से ब्रिटेन से संधि कर सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये बोला गया है। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन यहां पर गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या देखना है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन के देखा। अब आपको क्या करना है, आपको होमवर्क क्या है, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लो और क्रिप्स मिशन के बारे में जो भी चीजें हैं, जो भी फैक्ट हैं, उनको आपको याद रख लो दोस्तों, ताकि अगली बार जो क्वेश्चन आए वो घुमा फिरा कर कैसे भी आए आपका क्वेश्चन सही हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसके बारे में बताता हूं, क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन यह आया था दोस्तों 1942 में। ठीक है, जैसे आपके आपको पता ही है। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इसके प्रमुख बिंदु मतलब इसमें क्या क्या बात रखी गई थी, प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे पहली बात करते हैं हम, भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित करने के लिए, स्टेट का दर्जा और एक भारतीय संघ, एक भारतीय संघ, एक भारतीय संघ, भारतीय संघ की स्थापना। और ये जो संघ होगा, यह संघ विदेशी नीति के मामले में स्वतंत्र होगा। ठीक है, ये बोला गया। दूसरी बात है दोस्तों, इसमें क्या क्या बोला गया था, युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान हेतु संविधान निर्मात्री, मतलब संविधान को निर्माण करने वाला निर्मात्री परिषद का गठन, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा निर्वाचित व देशी रियासतों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे, नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, ये बोला गया था।
इसके अलावा दोस्तों इसमें बोला गया था कि ब्रिटिश संविधान, जो ब्रिटिश सरकार है वो नए संविधान के लिए कई शर्तों को स्वीकार कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश सरकार नए संविधान को अगर स्वीकार करेगी दोस्तों तो कई शर्त रखने के लिए कही गई थी, जिसमें बोला गया था दोस्तों कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता वो प्रत्यक्ष संविधान बना सकता है। दूसरे कथन को आप ध्यान से देखिए, दूसरे कथन में यही बोला गया है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है, ये बोला गया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें जो शर्त रखी गई उसमें ये भी रखी गई थी जो प्रांत को अगर भारतीय संघ में शामिल नहीं होना तो प्रत्यक्ष संविधान बना सकता है, ये बोला गया था। तीसरी शर्त में ये था। इसके अलावा बोला गया कि देशी रियासतों को भी भारतीय संघ से अलग होने का प्रत्यक्ष संविधान बनाने का अधिकार होगा। इसके अलावा बोला गया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु प्रावधान होंगे। ठीक है, तो ये बोले गई चीजें, मैंने दो ही चीजें बताई आपको। इसके अलावा आपको भी चीजें ध्यान रखें दोस्तों, इसके अलावा जो भी चीजें आपको खुद को पढ़ना है, मैं अगर हर चीज को आपको बता दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा, ताकि आपका भी होमवर्क है दोस्तों, आप भी जाके इसको देखिए कि किस क्वेश्चन में क्या क्या प्रस्ताव रखे थे, संविधान सभा के बारे में क्या रखा था, अल्पसंख्यकों के बारे में क्या प्रावधान थे। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तब तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है तब आपको काम आएगी, वरना आप कितने ही पढ़ लीजिए कोई मतलब नहीं निकला दोस्तों। ठीक है, तो ये आधी चीजें आपको पढ़नी दोस्तों, मैंने दो चीजें आपको बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये भी 2021 में क्वेश्चन आया दोस्तों। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संतुष्टि दी गई या की गई। ठीक है, 1919 की बात कर रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में। ठीक है, अगला है देखो दोस्तों कि जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया था। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, तो 1919 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों जिसके बारे में बोला गया है कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार हो। ये कोई प्रावधान नहीं था, सभी महिलाओं के बारे में कुछ नहीं था इसके बारे में, बल्कि ये था सीमित अधिकार था, इसमें सीमित मताधिकार था 1919 के में। ठीक है, तो पहला हो जाता है गलत। अगर हम दूसरे कथन की बात करते हैं दोस्तों तो देखेंगे कि 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की स्थानों को प्रावधान किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, तो पहला कथन तो गलत और दूसरा सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बारे में बताता हूं आपको। देखो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सीमित मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1935 का जो एक्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें दलित वर्गों, महिलाओं को, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का विस्तार किया गया 1935 के एक्ट में। ठीक है, तो ये बोला गया ना 1935 के एक्ट में आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1919 का जो एक्ट था दोस्तों उसमें क्या है कि सीमित मताधिकार का अधिकार दिया गया था, तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत। अब आप क्या करना है, 1919 का एक्ट पढ़ना है, 1935 का एक्ट पढ़ना है, आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे चीजें ध्यान रखनी बस। अगली बार कैसे क्वेश्चन आ जाए 1919 के एक्ट से और 1935 के एक्ट से, आप आसान से कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं
जैसा कि आपको पता है कि संवैधानिक सुधारों से जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेके 1947 तक, उन एक्टों को आपको पढ़ना है। उनमें बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1935 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, 1919 के में क्या थे, 1909 में क्या थे, 1813 के में क्या थे, 1833 के में क्या थे। थोड़ी चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। अब जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है 2018 का। अब ये जरूरी नहीं है कि 2018 के क्वेश्चन तो इस प्रकार नहीं पूछ जाएंगे, अब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे, सॉरी 3 कथन दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों 1818 के चार्टर एक्ट के संबंध में कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था इस एक्ट ने, ठीक है। अगला है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, ठीक है। कथन को आप ध्यान से पूरा पढ़िए, ब्रिटिश क्राउन की बात कर रहे हैं कि उसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ जाएगा। ये 1813 के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप दोस्तों देखेंगे कि जो ये बात की गई दूसरे वाले की, ये तो 1858 के एक्ट में हुई थी। उनको लगा कि कहीं ना कहीं कंपनी कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन की लिया है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ वहां से ऑर्डर देंगी, उसी के आधार पर काम करेंगे। तो ये दूसरा कथन हो जाता है गलत। दूसरा गलत होता ही आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। दूसरा गलत हो गया, ठीक है। उसके एक मिनट दोस्तों, दूसरा गलत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते हैं। देखो दूसरा गलत नहीं है दोस्तों, माफी चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से, इसमें थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई। दूसरा कथन भी इसमें सही है। और दोस्तों ये 2019 में आया था, 2018 में नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये 2019 में आया था ये क्वेश्चन। किस में आया दोस्तों, 2019 में, 18 में नहीं आया था। तो दूसरा कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है, ठीक है। पहला कथन और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाता है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत बात है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको कि जो 1813 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट जिसे हम बोलते हैं, चार्टर एक्ट 1813, इसमें दोस्तों इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पहली बात तो, ठीक है, कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों जो भारत में चाय के व्यापार और चीन देश से के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना दिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी कई चीज़ें क्या ध्यान रखनी दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, ऐसे ही मेरे से हुआ था अभी, ठीक है। तो ये जल्दीबाजी नहीं करनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों किसको दी गई थी, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन। तो इसमें दी गई थी गवर्नर जनरल को। और जो अब वर्तमान में किसको दी गई दोस्तों, तो संसद को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 1935 के में किसमें दी गई थी दोस्तों, गवर्नर जनरल को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था दोस्तों, ठीक है। इसका सीधा सा आंसर था गवर्नर जनरल, क्योंकि 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल को दी गई थी ये शक्तियां। वर्तमान में केंद्र सरकार को दी है, सेंटर को,
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरकी को लेकर क्वेश्चन है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? पहला कथन, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, केंद्रीय विधानमंडल में दो सदनों को विभाजित करना। दूसरा कह रहा है दो सरकारों अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना। तीसरा कथन कह रहा है दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। और चौथा क्या कह रहा है, प्रांतों की प्रत्याशित विषयों को दो प्रभागों में विभाजित करना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपसे पूछे द्वैत शासन, द्वैत शासन का मतलब है शासन को दो भागों में बांटना। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों 1919 के एक्ट में आपने देखा कि प्रांतीय विषयों को दो विषय में बांट दिया था, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरण विषय। तो ये द्वैत शासन की बात की गई दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि जहां एक प्रकार से जैसे कहते हैं, बात करते हैं अगर संघवाद की, हम संघवाद में तो क्या है कि केंद्र और राज्य के अलग अलग विषय होते हैं, जबकि द्वैत शासन में क्या है कि जैसे मान ले प्रांत के शासन में दो विभाजन करना, द्वैत, उसको दो हिस्सों में बांट देना कहने का। तो 1919 के एक्ट में आपने देखा कि प्रांतीय विषय को दो विषय में बांट दिया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतर विषय। आरक्षित विषय में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने क्या खेल खेला, जो मेन मेन विषय थे उनको रख लिया और हस्तांतर विषय में अन्य चीजों को रख दिया। आरक्षित क्षेत्र में जैसे कि बोल सकते हैं भू राजस्व को रख लिया, समझ रहे हो बात को, मतलब उनका कंट्रोल रखना, सैन्य को रख लिया, सेना को रख लिया, जहां पर उनका कंट्रोल रहे मेन मेन चीजों पर, यही उन्होंने किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कि भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में बताता हूं मैं, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय विषय को आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? अब देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, ऐसा वर्तमान में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये उस टाइम आया था। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के बारे में आप जानते हैं, ये 1919 के एक्ट के बारे में आप पढ़ाई होगा, उसी को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कहते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए कितना सिंपल है। पहला देखा है कि सामाजिक सुधार संबंधित, दूसरा देखा है शैक्षणिक सुधार, तीसरा पुलिस सुधार और चौथा देखा है संवैधानिक सुधार। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि संवैधानिक सुधारों के बारे में आपको पढ़ना है, और उनमें से एक है 1919 का एक्ट, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव भी कहते हैं, वो भी एक संवैधानिक सुधार था दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, संवैधानिक सुधार, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया दोस्तों, प्रांतों में द्वैध प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों, और शासन के विषयों को का विकेंद्रीकरण किया, करते हुए इनको दो भागों में बांट दिया, जिसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, एक था प्रांतीय विषय थे, एक था आरक्षित विषय और एक हस्तांतर विषय। आरक्षित विषय और दूसरा था दोस्तों हस्तांतरित विषय। ठीक है,
तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों। इसमें इतना सा पूछ लिया कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो था सुधार प्रस्ताव, इसमें बोला गया कि क्या था, एक शैक्षणिक सुधार था, या पुलिस सुधार था, या संवैधानिक सुधार, या फिर सामाजिक सुधार था। तो ये था संवैधानिक सुधार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सर स्टूफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा। क्रेप्स मिशन के बारे में पूछा है सीधा सीधा, और क्रेप्स मिशन को मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया था, जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसके बारे में पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हैं, ये देखो क्रेप्स मिशन के संबंध था। और आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, वो भी क्रेप्स मिशन संबंध क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये देखो, सर स्टूफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आखिरकार क्या किया जाए। कहने का मतलब यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, तो ये बात तो थी ही नहीं, बात थी डोमिनेट स्टेट की। दूसरा है स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में बटा था, ये तो 1947 के एक्ट में हुआ था। तीसरा है भारत को इस शर्त पर के साथ गणतंत्र बना दिया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहे, इसके बारे में भी नहीं, गलत है, क्रेप्स मिशन में ये बात कही ही नहीं गई थी। हाँ, क्रेप्स मिशन में ये बात जरूर की थी भारत को डोमिनेट स्टेट दिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब देख लो आप, 2016 में क्वेश्चन है और 2022 में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आपको एक प्रकार से आप अगर क्रेप्स मिशन के बारे में पढ़ लिया, तो आपसे कैसा क्वेश्चन आया क्रेप्स मिशन से, आप क्वेश्चन कर देंगे। तो यही तो आपका होमवर्क है। इसे देखो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यही तो आपको बताते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन उसी एरिया से पूछ जाएंगे, उनकी थीम से ही पूछ जाएंगे। भाई अलग से तो यूपीएससी अलग से तो ला नहीं सकते, भाई अलग से कोई टॉपिक डाल दे, फिक्स टॉपिक है, लेकिन उससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जाएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। फिर से वही आ गया 1919 का एक्ट, अभी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये फिर से वही आ रहा है। ठीक है, तो ये बोला गया कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें किसको परिभाषित किया गया था। पहला, न्यायपालिका में विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तो ये बात नहीं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार की अधिकारिता, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं भारत में सेक्रेटेरियल और स्टेट एवं वायसराय की शक्ति, ये नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। दूसरी बात सही दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच सरकारों की अधिकारिता क्या है, इसके लिए बताया गया था इसमें। तो 1919 का एक्ट में यही चीज़ बताई थी, इसलिए पूछा गया है यही, और इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आपको क्या करना है, 1919 का एक्ट पढ़ना है, उसके बारे में पूरी चीज़ पढ़नी है। मैंने अभी आपको बताया था 1935 के एक्ट के बारे में पूछा था, क्रेप्स मिशन के बारे में पूछा था। आप क्या इस वीडियो को देख के आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन तो वही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, यही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात होती है। इनको आप समझ गए कि किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे दोस्तों। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको बता पाएंगे, हर चीज़ में नहीं आती। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, आप कुछ भी पढ़ लेंगे, हर चीज़ को नहीं पढ़ना, आप ये भी ध्यान रखना है। यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में देख लो आप, कि क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है ये तो जानते हैं लोग, लेकिन क्या छोड़ना है, हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते हम। ठीक है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 9 नंबर का है। अब देखो कैबिनेट मिशन से आ गया, थोड़ी देर पहले कहा क्रेप्स मिशन से आया था। अब देख लो, ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि टॉपिक तो फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो गए बस। कैबिनेट मिशन के बारे में बोला गया है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में, पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, ठीक है। दूसरा है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो ये कथन तो गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ किया नहीं था इसने। 1946 का जो एक्ट आया था, सॉरी क्रेप्स मिशन आया था, उसके बारे में बात है, तो ये तो हो नहीं सकता। तीसरा है कि इसने आईसीएस
इंडियन ये मतलब जैसे हम आईएएस की एग्जाम दे रहे हैं फिलहाल में, यूपीएससी लेती है, ऐसे आईसीएस होती थी, इसी का नाम था आईसीएस। ठीक है। और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किए जाने की बात की गई थी। तो ये दोनों कथन दोस्तों गलत है। पहली बात बिल्कुल सही कि संघीय सरकार के लिए सिफारिश जरूर की थी इसने। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। 1946 में 3 सदस्यीय दल आए, 3 सदस्यीय मिशन था ये, जिसमें कौन कौन थे दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पैथिक, लॉरेंस, स्टू, फोर्ड, क्रेप्स, जिसे हम क्रेप्स मिशन के नाम से इसलिए जानते हैं। एक था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मेरा कहने का मतलब है आपको होमवर्क ऐसे मत समझिए, आप अपनी चीज देखिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे गए, फिर आप खुद से एनालाइज कीजिए कि अगर इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अगली बार शायद इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये दोस्तों ये चीज आप समझ गए ना, तो आपको एग्जाम में रोकने वाला कोई नहीं है पास करने में। ठीक है, क्योंकि ये चीज समझने में बहुत टाइम लगता है कई लोगों को। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। केवल एक कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? पहला कथन है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरा कथन है स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप को परिणत करने के लिए। तीसरा तरीका है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। और डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। सॉरी दोस्तों। तो आप जैसा कि आपने देखा होगा रेड क्लिफ रेखा भी देखा होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसी से ये संबंधित कमेटी दोस्तों रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों। इसके लिए किया गया था इसका गठन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों जैसा कि हमने 10 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन हम 10 ही देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि यूपीएससी या कोई भी एग्जाम का कोर एरिया होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कैबिनेट मिशन के बारे में देखा होगा, कैबिनेट मिशन हो गया। इसके अलावा क्रिप्स मिशन से 2-3 क्वेश्चन आ गए अभी अभी में। ठीक है, 1919 का एक्ट आ गया, 1935 का एक्ट आ गया, 1813 का एक्ट आ गया, इनसे क्वेश्चन पूछ जा रहे। तो मेरे कहने का मतलब है आप अगर इस वीडियो को देखें दोस्तों, देखो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए, इससे कोई डिपेंड नहीं करता आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे क्या ले रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन बताया, आपको कोर एरिया को ध्यान रखना है। यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, उसके क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, अगली बार ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आजकल थोड़ा दोस्तों इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेशन कर सकते थे, लेकिन अब जब से 1 पेयर 2 पेयर ओनली 2 पेयर ओनली 3 पेयर वाले क्वेश्चन आए, एक युग सही है, एक केवल 2 युग सही है, उसमें दोस्तों आपको फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के आपको बहुत बहुत